पहले स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण हैं। क्योंकि इस वक्त भारत ने अंग्रेजी शासन या कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ऐसा संयुक्त मोर्चा तैयार किया था जिसने अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। लेकिन हमारी अंदरूनी कमजोरियों के कारण, हमारी अंदरूनी कमजोरी, मैं बोल रहा हूं शब्द, ये बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, अंदरूनी कमजोरियों के कारण ये विद्रोह अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम को इसे प्राप्त करना था। तो आइए पढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक जानते और समझते हैं कि 1857 का विद्रोह है क्या और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है और अंग्रेज इसे सैनिक विद्रोह क्यों कहते हैं। जिन सैनिकों के दम पर अंग्रेजी शासन भारत में अपना शासन स्थापित कर पाई, उन सैनिकों ने विद्रोह किन कारणों से किया, क्या कारण थे विद्रोह के, और राजा महाराजाओं ने क्यों अंग्रेजी शासन का विरोध किया। इन सब बातों को हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे इस अध्याय में। हम अपने चल रहे हैं पहले स्वतंत्रता संग्राम की विस्तार पूर्वक चर्चा करने और जानने, इस विद्रोह को, इस आंदोलन को। अगर यह आंदोलन सफल होता तो भारत 100 साल पहले आजाद हो जाता और हमें 100 साल पहले आजादी मिल जाती। हमने वो कौन सी गलतियां की जिसके कारण हमें इसमें सफलता नहीं मिली, इन सब बातों को हम बहुत विस्तार पूर्वक इस अध्याय में चल रहे हैं जानने और समझने। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं इसको। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध व्यापक सामान्य विक्षोभ की परिणति 1857 के गदर में हुई। भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के तीव्र गति से विस्तार के परिणाम स्वरूप शासन प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ, जिन्होंने भारतीय जीवन की शांत धाराओं को आंदोलित किया, जिसकी अभिव्यक्ति 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई विभिन्न विद्रोहों के माध्यम से हुई। 1816 का बरेली विद्रोह, 1831-32 का कोल विप्लव एवं छोटा नागपुर में अन्य विद्रोह, मुस्लिम आंदोलन जैसे सैयद अहमद एवं उनके शिष्य मीर नीसर अली या टीटो मीर के नेतृत्व में फिराजी उपद्रव, 1831-1855 में मोपला विप्लव एवं 1855 और 57 का सांथाल विद्रोह, ये सब विद्रोह तो दबा दिए गए, परंतु इन सब में अंतिम एवं सर्वाधिक व्यापक विद्रोह था 1857 का, जिसने पहली बार ब्रिटिश शासन को एक गंभीर चुनौती दी। ये विद्रोह 1857 का विद्रोह सिर्फ एक लौता विद्रोह नहीं है। 1857 के विद्रोह के पूर्व भी बहुत सारे विद्रोह हुए। आपने राजमहल की पहाड़ियां पढ़ी, राजमहल में रहने वाले घुमक्कड़ लोगों ने किस प्रकार से विरोध किया, आपने उसको भी जाना। सांथालों ने विद्रोह किया, आपने उसको भी जाना। मतलब ये पहला विद्रोह नहीं था, लेकिन इतना व्यापक विद्रोह इससे पहले नहीं हुआ था। अंग्रेजी शासन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तरीके से भारत की जनता अब नाखुश थी। भारत की जनता अब आजादी चाहती थी, क्योंकि हद से ज्यादा अत्याचार था, हद से ज्यादा। आपने ये जाना कि वो किस प्रकार से आपकी मेहनत का पैसा आपसे चूस लेते थे, किस प्रकार से आपकी गाढ़ी कमाई आपसे छीन ली जाती थी, ये आपने जाना। तो इन सब कारणों के कारण भारतीय जनता तंग आ गई थी अंग्रेजी शासन से। वो चाहती थी इस शासन को उखाड़ फेंकना, जिससे कि वो अपने जीवन को अपने शर्तों पर जी सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। समझ में आई बात? तो इन सब बातों को, तो ये पहला विद्रोह नहीं था, लेकिन 1857 का विद्रोह सबसे व्यापक विद्रोह था। उससे बड़ा विद्रोह उस समय कभी नहीं हुआ था, जिसे अंग्रेजी शासन उखड़ गया था। ये मान लीजिए आप,
उखड़ गया था। कुछ भारतीय लोगों के कारण जमींदारों, मैंने कहा ना जमींदार उनके वफादार कुत्ते थे, और इन जमींदारों की वफादारी के कारण भारत का 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो सका, नहीं तो वो अपनी सफलता तक पहुंच जाता बहुत आसानी से। समझ में आई बात? 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि एवं कारण। तो आइए जानते हैं 1857 के विद्रोह के कारण और उसकी क्या भूमिका थी, कैसे यह माहौल तैयार हुआ 1857 के विद्रोह के लिए। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण 1857 का विद्रोह होता है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, जनता का यह असंतोष विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश नीतियों के विरोध में था, इसीलिए इस विद्रोह के विभिन्न कारण थे। जनता का कोई एक कारण नहीं था विरोध करने का, बहुत से कारण थे जिनके कारण विद्रोह होता है। जिसमें पहला राजनीतिक कारण क्या है, पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन सा राजनीतिक कारण है जिसके कारण बड़े बड़े लोग, अमीर लोग वो तैयार होते हैं विरोध करने के लिए अंग्रेजी शासन का। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण उनके अंदर ये भावना पैदा होती है कि हमें इस शासन का विरोध करना है। तो आइए जानते हैं पहले राजनीतिक कारण को। डलहौजी की, अंडरलाइन कर लो इसको, डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति भारतीय रियासतों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण थी। डलहौजी जो था वो विस्तारवादी व्यक्ति था, वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाना चाहता था। तो उसने साम्राज्यों को हड़पने के लिए एक नई नीति अपनाई थी, और उस नीति के कारण बहुत से राजा महाराजाओं का साम्राज्य अपने आप अल्टीमेटली अंग्रेजी शासन में विलीन होता चला जाता है। जिस कारण से साम्राज्य के राजा महाराजाओं में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा होती है। तो सुनिए, हिंदू धर्म में स्वीकृत गोद लेने के अधिकार से वंचित करने वाले डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने भारतीय रियासतों में एक आक्रोश को जन्म दिया। मतलब आप अपने गोद लिए हुए बच्चे को अपने साम्राज्य का राजा नहीं बना सकते, ठीक है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत के सिद्धांत। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापगत के सिद्धांत, अर्थात कि आप अपने गोद ली हुई औलाद को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो बहुत सारे राजा महाराजा थे जिनके बच्चे नहीं थे, तो वो अपने नेफ्यू, अपने भतीजों को गोद लेकर अपनी गद्दी पे बिठा देते। लेकिन अंग्रेजों ने ये नियम बनाया, डलहौजी ने ये नियम बनाया कि आपकी औलाद के अतिरिक्त आपका उत्तराधिकारी कोई और नहीं हो सकता, और दत्तक पुत्र तो कदापि नहीं हो। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ बच्चा, वो कदापि नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत के कई सारे साम्राज्यों को हड़प लिया और अपने में विलीन कर लिया। इस सिद्धांत के बहाने डलहौजी ने उन बहुत सारे राज्यों को जिनका कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, अंडरलाइन कर लो, सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संभलपुर आदि बहुत से देशी राज्य ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिए गए। इस सिद्धांत ने संपूर्ण भारतवर्ष में अशांति और संदेह की भावना उत्पन्न कर दी। समझ में आई बात? मतलब इस चीज ने पूरे भारत में एक अलग ही भावना को जन्म दे दिया कि ये लोग जबरदस्ती हमारे साम्राज्यों को हड़प रहे हैं, और प्रत्येक राज्य अपने भविष्य के संबंध में संदिग्ध और चिंतित हो गया। ब्रिटिश शासन के वफादार और शुभ चिंतक बने रहने के बाद भी किसी को इस बात का विश्वास नहीं था कि उसकी स्वतंत्रता कब तक बनी रह पाएगी। समय समय पर उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा
दिए गए वक्तव्यों ने भी देसी रियासतों में असंतोष को उत्पन्न किया। जैसा कि चार्ल्स नेपियर ने एक बार कहा, यदि मैं 12 वर्ष तक भारत का सम्राट होता तो कोई भी भारतीय नरेश ना होता, निजाम के संबंध में कोई कुछ ना सुनता तथा नेपाल भी हमारा होता। डलहौजी की 1849 की इस घोषणा से कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किले को छोड़कर दिल्ली के समीप कुतुब में एक मामूली से मकान में रहना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने आप को समान रूप से अपमानित समझा। झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की ब्रिटिश जिद ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई को नाराज कर दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि उनका दत्तक पुत्र उनके पति की जगह राजा बने। भूतपूर्व पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन जब्त कर लेने से हिंदू मानसिकता में विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी। विदेशी रियासतों पर कंपनी द्वारा अधिकार करने का महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में वहां के सैनिक और सैन्य कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इसीलिए असंतुष्ट सैनिक एवं कृषक बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों में जा मिले। जब राजा रजवाड़े ही नहीं रहेंगे, जब रियासतें ही नहीं रहेंगी, तो उनमें काम करने वाले लोग क्या करेंगे? तो इस प्रकार से भारत के उन राजा रजवाड़ों में अब खौफ पैदा हो गया डलहौजी की नीति से कि ये कब हमारे राज को हड़प ले, कोई पता नहीं है। हमने इनके राज्य को, साम्राज्य को बढ़ाने में इनकी मदद करी और अब ये हमारे ही राज्य को हड़पने की नीति अपना रहे हैं। घर में घुसवाया तो आप ही ने था ना, तो अब घर लूटा जा रहा है तो क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? घर लूटा जा रहा है तो क्यों चिल्ला रहे हो? बाबू मोशाय, चिल्लाने का कोई फायदा है? चोर को घुसोड़ने वाले भी तो आप ही थे ना, कोई और तो था नहीं। सहयोग करा आपने, सेना आपने दी है। आपसी द्वेष में तीसरे को नहीं लाना कभी। तीसरा व्यक्ति आएगा, चीजें खराब करके चला जाएगा। बहुत ही कम तीसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी भलाई सोचेंगे, नहीं तो तीसरा जब भी आएगा वो अपना फायदा उठाएगा और आपकी ऐसी तैसी करके चला जाएगा। समझ में आई बात? ये बात सदैव याद रखना, सदैव याद रखना है। ये किताब के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जीवन के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। जीवन में इस चीज को अमली जामा पहनाना है कि जब भी कोई तीसरा आएगा तो वो हमारी बर्बादी ही लेकर आएगा। अधिकतम समय बहुत ही कम तीसरे व्यक्ति होते हैं जो आपकी भलाई सोचेंगे। तो डलहौजी की नीतियों के कारण सभी राजा महाराजा डर गए। रानी लक्ष्मीबाई जो चाहती थी कि उनका दत्तक पुत्र उनके प्रीतमती के जगह राजा बने, लेकिन अंग्रेजों को तो अब हड़पना ही था। अब उनके मन पे सवार हो गई थी कि पूरा भारत हमारा है और हमें इन सारे राजा रजवाड़ों को हटाना है और पूरे भारत को अपने कंट्रोल में लेना है। आगे सुनो। डलहौजी की जिस नीति की सर्वाधिक आलोचना हुई वह थी अवध के संबंध में, क्योंकि अवध सदैव से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करता आया था। 1856 में, अंडरलाइन करना, 1856 में डलहौजी के द्वारा कुप्रशासन का बहाना लेकर अवध का कंपनी के साम्राज्य में मिलाया जाना ब्रिटिश इरादों का पर्याप्त परिचायक था। इससे समस्त भारतीय रियासतों के राजाओं के मस्तिष्क में एक आशंका तथा अनिश्चितता ने जन्म लिया कि किसी भी राज्य को किसी भी आधार पर कभी भी कंपनी के साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। जब अवध को कंपनी ने कुप्रशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाने की कुचाल चली, तो भारत के अन्य राजाओं के मन में भी प्रश्न उठने लगे कि जब जो अवध सदैव इनके पक्ष में रहा, उसके साथ ये कुप्रशासन के आधार पर उसका विलय कर ले रहे हैं,
तो हम लोगों का क्या, हम लोगों का क्या, समझ में बात। तो इस चीज ने उनके मन में ये शंका पैदा कर दी। आगे सुनिए, इससे समस्त भारतीय रियासतों के राजाओं के मस्तिष्क में एक आशंका तथा अनिश्चितता ने जन्म लिया कि किसी भी राज्य को किसी भी आधार पर कभी भी कंपनी के साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि कुछ असंतुष्ट शासक एवं उनके समर्थक 1857 के इस जन विद्रोह से पहले ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे। इनमें अधिक महत्वपूर्ण थे अवध के पदयुक्त नवाब वाजिद अली शाह का एक सलाहकार आजिम अल उल्ला, जो फैजाबाद के मौलवी के नाम से विख्यात था। नाना साहब तात्या टोपे, झांसी की रानी, बिहार के जगदीशपुर का राजपूत सरदार कुंवर सिंह, जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसकी जमींदारियों से वंचित कर दिया था, तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह का एक संबंधी फिरोज शाह, ये लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। राजनीतिक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि 19वीं शताब्दी के कुछ युद्धों में इंग्लैंड की पराजय ने ब्रिटिश हथियारों की अपराजयता के भ्रम को समाप्त करके लोगों में आत्मविश्वास जागृत किया। मतलब बहुत सी लड़ाइयों में जब ब्रिटेन इंग्लैंड हारा तो जो लोगों के अंदर भ्रम था कि अंग्रेजों के हथियारों को अंग्रेजों को इनके हथियारों के साथ हराया नहीं जा सकता, तो ये भ्रम टूट गया कि इनको इनके हथियारों के साथ भी हराया जा सकता है। बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा अगर है तो आप इनको हरा सकते हैं। समझ में आई बात। तो इस चीज ने भारत के अंदर एक प्रोत्साहन बल दिया। प्रथम अफगान युद्ध में ब्रिटिश फौजों की पराजय ने लोगों में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि ब्रिटिश राज का अंत करीब आ गया है। लोगों में आत्मविश्वास का जन्म हुआ कि यदि वे संकल्प और आत्मविश्वास से काम करें तो शक्तिशाली से शक्तिशाली दुश्मन को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। समझ में आई बात। उखाड़ कर आराम से फेंका जा सकता। अब आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण सबसे बड़ा कारण है। आर्थिक कारण सबसे बड़ा कारण है विद्रोह के प्रारंभ होने का। ठीक है। 1857 के इस जन विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों के द्वारा किया जाने वाला भारत का आर्थिक शोषण था। अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों का यह विचार है कि जन असंतोष का शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण देश का अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और उसके पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतया विनाश था। समझ रहे हैं। देखो आर्थिक कारण, जब आप किसी की पेट पर लात मारोगे तो वो उसका जवाब जरूर देगा ही देगा, आप पर उसका प्रहार करेगा ही करेगा। समझ में आई बात। वो जरूर उसका प्रहार करेगा। ठीक है। तो आर्थिक कारण को मैं एक बुनियादी कारण मानता हूं विद्रोह का, क्योंकि भारत के पूरे आर्थिक तंत्र को इन्होंने चौपट कर दिया था, जिससे कि भारत में बेरोजगारी असीम स्तर तक पहुंच गई थी। भारत को कंगाल बना दिया था इन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों के कारण। भारत का पूरा व्यापार समाप्त कर दिया था। भारत के लोगों को मतलब हद से ज्यादा कंगाल बना दिया था। तो ये कारण माने जा सकते हैं जिनके कारण विद्रोह हुआ है। तो आर्थिक कारण को आप एक प्राथमिक कारण मान सकती हैं अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व अन्य किसी भी शासक ने भारत का आर्थिक शोषण नहीं किया था। शासक चाहे जो भी रहा हो, सभी ने खेती बाड़ी, उद्योगों की उन्नति एवं प्रजा की भलाई के कार्यों को अपना नैतिक दायित्व समझा था। लेकिन अंग्रेजों ने हर संभव तरीके से धन वसूल करने की नीति अपनाई एवं भारत के धन को इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया।
कृषि भूमि तथा भू राजस्व के संबंध में अंग्रेजी नीति के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में किसानों की जमीन उनके हाथों से निकलकर जमींदारों एवं महाजनों के हाथों में चली गई। भू राजस्व की बढ़ी हुई दरों के कारण या तो किसानों को लगान न दे सकने के कारण भूमि से हाथ धोना पड़ता था या भूमि की नीलामी से बचने के लिए महाजन से ब्याज की किसी भी दर पर ऋण लेना पड़ता था। दोनों ही स्थितियां किसान के लिए हानिकारक थी। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत के किसानों की रीढ़ तोड़ दी थी। तो अब स्वाभाविक है भाई, जब आप किसी के पेट पर लात मारोगे तो वो क्या करेगा? चुप तो नहीं बैठेगा, वो भी कोशिश करेगा आप पर प्रतिकार करने की। वो भी ये प्रयास करेगा कि प्रतिकार किया जाए। कब तक सहा जाए? सैनिक की भी तो एक सीमा होती है, और जब वो सीमा क्रॉस हो जाती है तो प्रतिकार होता ही होता है। और जब प्रतिकार होता है तो क्या होता है? विद्रोह होता है। समझ में बात? आगे सुनो। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण यहाँ का एक वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। मतलब भारत के पूरे वस्त्र उद्योग को तो इन्होंने नष्ट कर दिया, अपने इंग्लैंड के कपड़ों को बेच बेच कर, ठीक है, नष्ट हो गया। एवं हथकरघा उद्योग एवं शिल्प सभी समाप्त हो गए। उससे मजबूर होकर अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हो गए, जिससे भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया। लाखों बुनकर बेकारी और भुखमरी का शिकार हुए। भारतीय हस्तशिल्प की तबाही का परिणाम यह हुआ कि जो शहर अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे वे तबाह हो गए। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद जैसे समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल उजड़ गए। व्यापार के संबंध में भी सरकार ने जो नीति अपनाई वह भी विशुद्ध रूप से अंग्रेजी व्यापार एवं उद्योग का हित देखकर तय की गई थी। भारतीय वस्तुओं के यूरोप को निर्यात को रोकने के लिए उन पर भारी निर्यात कर लगा दिया जाता था। इससे भारतीय व्यापार को भारी आघात पहुंचा। भारतीय व्यापारी अब यूरोपीय व्यापार के साथ प्रतिद्वंदता के योग्य नहीं बचे। इस सर्वग्रीण आर्थिक शोषण ने भारत की आर्थिक प्रगति पर जो रोक लगाई वह भी भारतीयों के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आक्रोश का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, जिसकी अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह में हुई। तो ये व्यापार को जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के तबाह किया वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। किसका? विद्रोह का। भाई आप मेरे पेट पर लात मार रहे हो, जब पेट पर बात आएगी तो जब पेट के लिए बंदूक चलाई जा सकती है तो जब आप तो विद्रोह क्यों नहीं किया जा सकता? करोगे कि नहीं करोगे? अब आपसे आपकी कोई नौकरी छीनेगा बेवजह तो क्या करोगे? विद्रोह करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। वैसे भी मर जाऊंगी, वैसे मर जाऊं। वैसे मरना मतलब गरिमा के साथ मरना, भूखमरी में मरना मतलब चिंदी चोरी वाली मरना। इससे बढ़िया लड़के मरा जाए, लड़के मरा जाए। चुपचाप क्यों मरा जाए? लड़के मरा जाएगा। समझ में बात? लड़के मरो, कभी चुपचाप मत मरो। अगर मैदान में उतरे हो तो लड़के मरो, संघर्ष करो, और संघर्ष किया भी। आइए अब अगले कारण पे आते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कारण। धार्मिक एवं सामाजिक कारण। अंग्रेज क्या थे? ईसाई थे। और वो क्या चाहते थे? भारत को भी ईसाई धर्म का देश बनाना चाहते थे। भारत में तो सनातन था, इस्लाम था, बौद्ध था, जैन था। तो वो अपने आप को कैसे बनने देते? और अच्छा, कोई शासक क्यों चाहता है कि उसी के धर्म में लोग आ जाए? जैसे कि आसानी होती है उनको रूल करना। जैसे आज के टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री जी धर्म की गोली देकर मुझे ही वोट दो, मुझे ही वोट दो, वो तरीका है आपको मूर्ख बनाने का। आप उनसे फिर बुनियादी प्रश्न ना करें, जिन पर प्रश्न करना चाहिए वो प्रश्न आप भूल जाएं, नेग्लेक्ट हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। वैसे आप मुझसे इस बात पर सहमत नहीं है, ठीक है। भारतवर्ष की सामाजिक संस्थाओं में ब्रिटिश हस्तक्षेप भी भारतीयों के असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण था।
भारत में अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का जो प्रचार किया गया, उससे जनता में यह भय व्यक्त हो गया कि ब्रिटिश राज्य उनके धर्म के लिए खतरा है। ईसाई धर्म सुधारक स्कूलों, अस्पतालों एवं बाजारों आदि में सक्रिय रूप से नजर आने लगे, जिनका सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त था। यह ईसाई प्रचारक न केवल जनता का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते थे, वह हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म दोनों ही धर्मों की हंसी उड़ाते थे तथा उग्र आलोचना भी करते थे। सरकार ने 1850 में हिंदू उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन करके इस बात की व्यवस्था कर दी कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला, अंडरलाइन कर लें, ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। ईसाई धर्म प्रचारकों की सुरक्षा के लिए पुलिस का इंतजाम किया गया था और सरकारी खर्च से फौजों में पादरी रखे जाने लगे। अनेक सिविल और फौजी अफसर ईसाई धार्मिक प्रचार को बढ़ावा देना तथा सरकारी स्कूलों और यहाँ तक कि जेलों में भी ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करना अपना कर्तव्य समझने लगे। इससे जनता में अपने धर्म के प्रति डर उत्पन्न हो गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रधान मैग्निकल्स ने कहा था, परंपरा ने भारतवर्ष का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है, परमात्मा ने भारतवर्ष का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है कि ईसा मसीह का झंडा भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक शान से फहराएं। तो भारत के लोग, भारत के हिंदू भी, भारत के मुसलमान भी, दोनों ही अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर है। हम तो थोड़ा कम कट्टर है, वो तो ज्यादा कट्टर है ना? गलत तो नहीं कहा मैंने? तो कट्टरता ने फिर वेग भरा, भैया हमारा धर्म परिवर्तन कैसे होगा? भाई देखो, जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं, अगर धर्म से जनता ही चली जाएगी तो धर्म की ठेकेदारी कैसे कर पाओगे? धर्म की ठेकेदारी तभी हो पाएगी ना जब धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे। तो भारत के जो धर्म के ठेकेदार लोग थे, उनको डर हुआ, उनको इस बात का डर हुआ कि अगर अब हमने नहीं रोका तो हमारे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। हमारी जनता को जबरदस्ती ये लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? फिर दोनों ही धर्मों की हमारी दुकान पर खतरा पैदा हो जाएगा। इसे रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा। समझ आई बात? तो इसे रोकने के लिए फिर धर्म के ठेकेदारों ने काम करना प्रारंभ किया। दोनों ही धर्मों के ठेकेदारों ने प्रमुख भूमिका निभाई इस चीज के लिए। इसके अतिरिक्त मंदिरों, मस्जिदों तथा उनके पुरोहितों एवं इमामों आदि की जमीन पर जो पहले लगान से मुक्त थी, कर लगाए जाने से जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची। अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह तथा लड़कियों के लिए पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था आदि ने रूढ़िवादी भारतीय जनमानस को चोट पहुंचाई, जिससे वे सरकार की प्रत्येक नीति को संदेह से देखने लगे और सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनमानस में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का एक मूल कारण उसका विदेशीपन था। डॉक्टर बिपिन चंद्र ने लिखा है कि अंग्रेज भारत में हमेशा विदेशी बने रहे, उनके और भारतीयों के बीच कोई सामाजिक कड़ी नहीं थी और ना ही कोई संपर्क था। बहुत बड़े इतिहासकार हैं बिपिन चंद्र, ठीक है, वो रखिए उनकी किताब वहां पे रखिए। अपने पूर्ववर्ती विदेशी विजेताओं के विपरीत वे भारत के उच्च वर्ग के लोगों के साथ भी सामाजिक तौर पर मेलजोल नहीं रखते थे। उनमें जातिगत श्रेष्ठता की भावना थी और वे भारतीयों को तिरस्कार और अहंकार भरी निगाहों से देखते थे। इसीलिए कहा भी जाता था कि सर्वोच्च श्रेणी के भारतवासी भी अफसरों के सामने मन में डर लिए हुए और कांपते हुए आते थे। वस्तुतः इन सब का कारण यह था कि अंग्रेज भारत में बसने के लिए
और भारत को अपना घर बनाने के लिए नहीं आए थे। उनका मुख्य लक्ष्य अपने को समृद्ध बनाना और धन लेकर ब्रिटेन वापस जाना था। भारत के लोगों को अपने नए शासकों के मूल विदेशी चरित्र के बारे में पूरी तरह पता था। यही कारण है कि उन्होंने प्रारंभ से ही अंग्रेजों को अपना हितैषी मानने से इनकार कर दिया और वे उनके प्रत्येक कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते थे। यही कारण है कि वे लोग भी उनकी समृद्धि में ब्रिटिश शासन का योगदान रहा था। अंग्रेजों की पराजयों के से अंदर ही अंदर खुश होते थे। इस प्रकार भारतीय जनता में एक असंतुष्ट सी अंग्रेज विरोधी भावना थी, जिसकी अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह से पहले जन विद्रोह में हुई। ठीक है, तो ये आपने मोटा मोटी समझा, ये प्रमुख 3 कारण आपने समझे कि ये 3 कारण वो तात्कालिक कारण हैं जिन्होंने जनता के मन में आक्रोश की भावना को पनपाया, आक्रोश की भावना को पनपाया है और जिसने भारत की जनता में विद्रोह को हवा दी है। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर, सैनिक कारण। जिस सेना के दम पर अंग्रेजी शासन खड़ा था भारत में, उस सेना से भी अंग्रेज भेदभावपूर्ण बर्ताव करते। भारतीय सैनिकों के साथ वो भेदभावपूर्ण बर्ताव करते थे, उनको निम्न दर्जे का समझते थे। पूरी अंग्रेजी शासन भारतीय सैनिकों के दम पर खड़ी थी, लेकिन भारतीय सैनिक कभी अंग्रेजी सिपाहियों जितनी तनख्वाह नहीं प्राप्त करता था, अंग्रेजी सिपाहियों जितना भोजन बेहतर नहीं प्राप्त कर सकता था, कुछ भी नहीं। भारत का सिपाही सिपाही ही रहकर मर जाता था, लेकिन अंग्रेज ब्रिटेन से आया एक मामूली सिपाही एक बड़ा अफसर बन जाता था। तो इस भेदभावपूर्ण नीतियों ने भी भारतीय सैनिकों में आक्रोश की भावना को पैदा किया। सुनिएगा, सैनिक असंतोष न केवल इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था, वह एक महत्वपूर्ण कारण भी था। अंग्रेजों को भारतीय सेना द्वारा ही अपना राज्य स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई थी। भारतीय सैनिक उनके प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाते रहे, परंतु इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने उनके प्रति ऐसी नीति अपनाई जिससे सैनिक विद्रोह करने के लिए बाध्य हुए। इन कारणों में प्रमुख था भारतीय सैनिकों का, अंडरलाइन कर लो, इन कारणों में प्रमुख था भारतीय सैनिकों का अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा हे दृष्टि से देखा जाना। मतलब उनको हे निम्न दृष्टि से देखते थे। कौन? अंग्रेज के बच्चे। ठीक है, देखा जाना। सरकार अंग्रेज सैनिकों के सुख का तो ध्यान रखती थी, परंतु भारतीय सैनिकों की जरूरतों की अपेक्षा करती थी। अपने जैसे किसी ब्रिटिश सिपाही की तरह अच्छा सैनिक होने के बावजूद भी भारतीय सैनिक को ब्रिटिश सिपाही से कम वेतन मिलता था तथा उसके रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी घटिया होती थी। सैनिकों को फौज में उन्नति की कोई संभावना न थी, क्योंकि कोई भी भारतीय सिपाही सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकता था। भारतीय सैनिक कभी भी ऊंचे पदों पर नहीं रखे जाते थे और अंग्रेज सैनिकों का वेतन भी उनकी अपेक्षा अधिक होता था। अंग्रेजों के द्वारा यह जो हीनता की भावना भारतीय सैनिकों के ऊपर जबरदस्ती थोप दी गई थी, उससे भारतीय सैनिकों में बड़ा रोष था। ब्रिटिश इतिहासकार T.R. होल्मस ने लिखा है, उसमें हैदर अली जैसी प्रतिभा के लक्षण हो सकते थे, मगर वह यह जानता था कि वह एक अंग्रेज अफसर जितना वेतन नहीं पा सकता और 30 सालों की निष्ठापूर्वक सेवा के बाद वह जिस ओहदे पर पहुंचेगा, वह इंग्लैंड से आए नए कमीशन प्राप्त अफसर के बदतमीजी से भरे हुक्म से उसे नहीं बचा पाएगा। 1857 में कैलिंग ने जनरल अल्टीमेट एक्ट की घोषणा की, जिसके अनुसार सैनिकों के लिए देश के बाहर जाना अनिवार्य कर दिया गया। इसको भारतीयों ने अपनी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात समझा
क्योंकि वे समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। सैनिकों को ब्रिटिश अफसरों के द्वारा सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार भी बुरा लगता था। उन दिनों की सिपाही बहुत दृढ़ता से जाति के नियमों जैसे चंदन का टीका, दाढ़ी रखना या पगड़ी बांधना का पालन करते थे, परंतु सैनिक अधिकारियों ने उन्हें इन सब का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो ये सारे के सारे सैनिक कारण थे जिनके कारण विद्रोह पनपता है, जिनके कारण विद्रोह पनपता है। समझ में आई बात। अब आते हैं तात्कालिक कारण, जिसने चिंगारी का काम किया। इस भूसे पर चिंगारी का काम किसने किया? ये भूसा तैयार था, ये लकड़ी, सूखी लकड़ी, भूसा, पत्ते सब तैयार थे, बस अब एक चिंगारी की जरूरत है। और वो चिंगारी का काम क्या करती है, आइए ये भी जान लेते हैं। तात्कालिक कारण। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय उथल पुथल के लिए सारे तत्व थे। आवश्यकता थी मात्र एक चिंगारी की। चर्बी लगे कारतूसों की घटना ने उस चिंगारी का काम किया जिससे 1857 के विद्रोह का विस्फोट हुआ। चिंगारी का काम किसने किया? चर्बी लगे कारतूसों ने किया। चर्बी लगे कारतूसों ने उस चिंगारी का काम किया जिसने पूरे अंग्रेजी शासन का डंका बजा दिया। 1857 में फौज को पहली बार नई एनफील्ड राइफल प्रयोग के लिए दी गई। इस राइफल के कारतूसों पर एक चिकनाई लगा कागज होता था जिसके किनारों को दांतों से काटना पड़ता था और तब वे राइफल में भरे जाते थे। अचानक यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में चिकनाई के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर के मांस का निषेध था। आधुनिक भारत का बृहद इतिहास के लेखकों ने लिखा है कि नाना साहब अवध के नवाब के पक्षावलंबियों, झांसी की रानी और कुछ अन्यों द्वारा पहले से ही सेना में परिश्रम पूर्वक असंतोष फैलाया जा रहा था। अब इसने चिंगारी लगा ली जिसने असंतोष के तप्त भस्म को प्रज्वलित कर दिया। एचनेस ने लिखा है, जिस तरह चिंगारी सूखी लकड़ी पर गिरती है उसी तरह कारतूसों के सच न लगने वाली कहानी इस जलने वाली सामग्री पर गिर पड़ी और इस प्रकार सतलज से नर्मदा तक समस्त देश जलने लगा। तो ये इस चिंगारी ने ऐसा काम किया कि फिर अंग्रेज सिपाहियों को रोकने में समर्थशाली नहीं हो सके, क्योंकि भारत में कुछ चले या ना चले, धर्म बहुत अच्छे से चलता है। धर्म के नाम पर कुछ भी बेच दो, बिक जाएगा, बिक जाएगा। आप बेचने की क्षमता रखो, बस धर्म के नाम पर आप कुछ भी बेच सकते हो। तो ये भारत है। तो आपने ये जान लिया कि ये वो कारण थे जिनके कारण 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ।